ओके। तो हेलो दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 11 का। तो अब तक हम लोगों ने टोटल 4 चैप्टर्स कवर किए हैं। ठीक है, और ये अपना बुक 1 चल रहा है, इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। ठीक है, और इसके बाद ये अपना, जैसे कि आपको पता होगा, ये लास्ट चैप्टर है, तो ये बुक खत्म हो जाएगी। तो कल से हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। ओके, ऐसे करके एक और बुक है क्लास 11 की, ये कवर करेंगे। और फिर उसके बाद अपना एनसीईआरटी क्लास 11 का, उसमें भी 5 चैप्टर्स है, वो भी ओवर हो जाएगा 5 डेज में। ओके। तो अगर बात करें, जैसे कि कल सैटरडे और संडे है, तो कल से हम सीयूईटी का सैटरडे, जैसे कि मैं आपसे बोला था कि जो वीक डेज होंगे, ठीक है, वहां पे हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे टोटल 11 to 12 से। और फिर उसके बाद जब आपका सैटरडे और संडे आएगा, ठीक, वहां पे हम आपका मेन सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, सीयूईटी का। ओके। तो आज का टॉपिक है चैप्टर नंबर 5, डूइंग सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मेथड। ओके, ये सोशल रिसर्च से रिलेटेड है। ओके। तो ये आपका बेसिकली सोशल रिसर्च में रिसर्च क्या होता है। ओके, ये सब पूरा आपका एक फाउंडेशन बिल्डअप करेगा। ओके, और जो छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं आप यहाँ पे सीखोगे। ओके, तो अपना स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5। ओके। तो इसमें सबसे पहले, जैसे कि हमने आगे भी पढ़ा है, ठीक है, कि व्हाट इज सोशियोलॉजी। ठीक है, तो सोशियोलॉजी क्या होता है? एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोशल रिलेशनशिप एंड बिहेवियर। ओके, ये होता है सोशियोलॉजी अपना। ठीक। लेकिन अगर इसका पर्पस की बात करें कि आखिर इसका पर्पस क्या है, तो इसका पर्पस है बेसिकली है जो सोसाइटी में सोसाइटी का जो फंक्शन है, सोसाइटी का फंक्शन है उसको करना। ठीक है, और लोग, जैसे कि एक सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। ठीक है, और साथ में इंडिविजुअल सेम कल्चर के भी। हाँ, बेसिकली पीपल्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, उनका पैटर्न क्या होता है इंटरेक्शन का। और साथ में ये भी देखते हैं कि सोशल बिहेवियर को क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके, तो ये बेसिकली इसका पर्पस होता है, जहाँ पे ओके, हाँ, जहाँ पे सोसाइटीज का फंक्शन देखते हैं, पीपल्स कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और कैसे उनका सोशल बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो रहा है। ठीक है, वो सब देखते हैं। ठीक। तो आगे देखते हैं, जैसे कि सोशियोलॉजी जो है क्लेरिफाई करता है इस स्टडिंग अबाउट स्टडिंग ग्रुप्स, ओके, पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर, सोसाइटल इन्फ्लुएंस रेदर देन फोकसिंग ऑन इंडिविजुअल साइकोलॉजी। ओके, जब मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था सोशियोलॉजी विद अदर सोशल साइंसेस, तो मैंने वहां पे आपको बताया था ना, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में एक डिफरेंस। ठीक है, अगर आपको याद है भैया तो बता दो। ठीक है, अगर नहीं याद है तो मैं ही बता देता हूँ। तो सोशियोलॉजी बेसिकली क्या करता है, एक सोसाइटी को एज ए ब्रॉडर वे में देखता है। ओके, ब्रॉडर वे में देखता है। लेकिन जो साइकोलॉजी हो है, वो इंडिविजुअल को देखते हैं कि इंडिविजुअल अगर ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या है। ओके, तो ये साइकोलॉजी, सॉरी, ये साइकोलॉजी, ये सोशियोलॉजी। ओके, तो यही है। तो मेंशन दैट सोशियोलॉजिस्ट एम टू फाइंड पैटर्न्स, अंडरस्टैंड ऑफ सोशल डायनेमिक थ्रू सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। ओके, सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन का मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं, तो ये होता है भैया कि किसी भी चीज को सिस्टम से पढ़ना। जैसे आप जब सोशल रिसर्च के स्टेप्स पढ़ोगे ना, जैसे कोई भी रिसर्च करने का एक पर्टिकुलर स्टेप होता है, जैसे कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर लिटरेचर रिव्यू वगैरह देखते हैं। ठीक है, फिर वो सब हम देखते रहते हैं। ओके, तो ये सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है, ये सोशल रिसर्च का स्टेप हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स पे। ठीक है, तो अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि जो रूरल एरिया में लोग होते हैं, ठीक है, और जो अर्बन एरिया में लोग होते हैं, ठीक, अगर दोनों की कंपैरेटिव स्टडी की जाए, तो जो सोशल बिहेवियर होता है रूरल एरियाज में और अर्बन एरियाज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्योंकि यार अर्बन एरिया में लोग थोड़ा फॉर्मल वे में रहते हैं, और जो रूरल एरिया में थोड़ा इनफॉर्मल वे में रहते हैं, लोग आपस से जुड़े, मतलब एक मिलके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। ओके, लेकिन सिटी में इतना किसी के पास टाइम नहीं होता है कि कोई इंडिविजुअली सबको जाने, लेकिन रूरल एरिया में सब एक दूसरे को जानते हैं और मानते हैं। ओके, तो ये छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन हो गया। तो अगर बात करें कि सोशियोलॉजी एज ए साइंस, ओके, तो सोशियोलॉजी एज ए साइंस में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम, देखो सोशियोलॉजी एज ए साइंस में इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें पर्टिकुलर कुछ रिसर्च वगैरह करते हैं। ओके, कुछ स्टेप्स वगैरह होते हैं जो हम इसमें फॉलो वगैरह करते हैं, हाँ, सोशल रिसर्च के। तो इसीलिए इसको सोशियोलॉजी एज ए साइंस कह रहा है। बेसिकली जो भी सोशल इशूज है ना, उसको सिस्टमेटिक वे में हम
पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद अगर कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो सबसे पहले यार यही है कि यार ये सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। रिसर्च इज प्लान्ड एंड फॉलोज स्ट्रक्चर प्रोसेस, ओके। और एम्पिरिकल एविडेंस बेस पे होता है, इसे बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्स एंड मेजर्स फिनोमिना। अब एम्पिरिकल की अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ओके। एग्जांपल ये है कि भैया सपोज ये कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी है, ठीक है। ये क्या है भैया, पर्टिकुलर कम्युनिटी है। और आप यहाँ पे एज ए रिसर्चर आ गए, ओके, एज ए रिसर्चर आ गए, यहाँ पे आप देख रहे हो कि लोगों का पैटर्न क्या है, ठीक है। आप यहीं पे रह के देख रहे हो कि लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है, लोगों का लाइवलीहुड क्या है, या फिर जो भी है रिलीजन वगैरह आप देख रहे हो ना। तो ये इंपेरिकल स्टडी हो गई जहाँ पे आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हो, ओके। हाँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ड ऑन ऑब्जर्व एंड मेजर्स फिनोमिना, ठीक है। अब अगर ऑब्जेक्टिव एनालाइज की बात करें तो फाइंडिंग आर अनबायस्ड, बेस्ड ऑन डेटा, नॉट पर्सनल ओपिनियन, ठीक है। अब देखो इसमें ना, अगर आप नए हो सोशल रिसर्च में तो आपको बता दूं, यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी, ओके। एक तो बायस, बायस्ड क्या होता है, और एक अनबायस्ड। पहले इसको हम जान लेते हैं, ओके। अनबायस्ड, ओके। तो बायस्ड जो होगा ना, जैसे कोई सोशल साइंटिस्ट अगर बायस्ड है तो क्या वो अपने पर्सनल ओपिनियन से बहुत इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है, अपने पर्सनल ओपिनियन से, पर्सनल रिलीजन से। हाँ, सपोज कोई हिंदू हिंदू मैन है और उसको क्रिश्चियनिटी पे कुछ रिसर्च वगैरह करना है, ओके। तो जब तक ये कुछ हिंदू वाला इसके अंदर इन्फ्लुएंस होगा ना, तो उसी को, जो हिंदू वाला इन्फ्लुएंस है, उसी को हम बायसनेस बोलते हैं, ठीक है, कि ये बंदा बायस्ड है, ठीक है। और अनबायस्ड की बात करें तो बेसिकली उसके ऊपर कोई मतलब इन्फ्लुएंस नहीं होता है, नो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। एकदम न्यूट्रल होके काम करता है, ओके, न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रल, ओके। तो ये आपका थोड़ा सा अब अनबायस्ड और अनबायस्ड हो गया, ठीक है। अब एग्जांपल की बात करें, जैसे सोशियोलॉजिकल स्टडीज सच है डर्कहाइम स्टडी ऑन सुसाइड रेट्स अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ओके। अब आगे बात करें कि explain that sociology use scientific principle like hypothesis formation, data collection, analysis similar to natural science, ओके। अब भैया नेचुरल साइंस क्या होता है, ठीक है। नेचुरल साइंस वो होता है जो साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करे, ठीक है, पॉजिटिव विजम वाला, ठीक है। पॉजिटिविज्म अब भैया क्या होता है, ठीक है, वही जो साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हो, बोलते हैं कि जो सोशल साइंस है एज ए साइंस, ओके। बेसिकली उनका मानना ये होता है, ठीक है। क्योंकि आप देखोगे कि सोशियोलॉजी में भी रिसर्च किए जाते हैं, ठीक है, एक फिक्स पैटर्न होता है, थ्योरी बनाई जाती है, हाँ, इसीलिए ये बोलते हैं, ठीक है। अब जब हम सीयूईटी का आराम से डिस्कस करेंगे सिलेबस, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए यार देखो, जो सोशल रिसर्च है ना, टेक्निकली इसको आप ऐसे तुरंत लाइफ से रिलेट करके चलो। जैसे मैं बता रहा हूँ कि सोशियोलॉजी को, सोशियोलॉजी में हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, तो ऐसे सोचो कि सपोज तुम एक जेंडर इनइक्वलिटी क्या कोई रिसर्च वगैरह करना है कि इस पर्टिकुलर कम्युनिटी में जेंडर इनइक्वलिटी बहुत है, या फिर देखना है आपको कि रिलीजन पे जेंडर का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है, रिचुअल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ओके। तो ये सब चीजें हैं, आप रिलेट करके पढ़ो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, हाँ। तो सोशल रिसर्च इस काइंड ऑफ यार की बहुत बहुत कॉन्सेप्ट्स वगैरह रहते हैं, ठीक है। आपको कि मतलब वर्ड टू वर्ड या समझना पड़ता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनकम्परेटिवली थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का आपको लग सकता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा आपको अच्छा लगे, ठीक है, ताकि मैं एग्जांपल्स इसीलिए देखूं, मैं ऐसे एग्जांपल में देता हूँ यार कि तुम आप तुरंत उससे रिलेट कर लो, ओके। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब रिसर्च मेथड की बात करें सोशियोलॉजी में, तो यार इसमें दो टाइप का बताया गया अभी। एक तो क्वालिटेटिव होता है, ठीक है, और एक होता है क्वांटिटेटिव, ठीक। अब क्वाली, ठीक है, क्वाली, ठीक है, यहाँ पे आप क्वाली देखो, ठीक है, और कॉन्ट देखो। हाँ, कॉन्ट का मतलब सिंपल सा मतलब होता है न्यूमेरिकल, ठीक है, जो जो डेटा आपका नंबर्स के बेस पे हो, जो डेटा आपके न्यूमेरिकल्स बेस पे हो, हाँ। जैसे कि आपको कोई सोशल सर्वे बोला जाए, सोशल सर्वे, हाँ। फॉर एग्जाम्पल आपको ये बोला जाए कि भैया आप अपने क्लास में देखो कि कितने लोगों के पास गर्लफ्रेंड है या कितने लोगों के पास बॉयफ्रेंड है, ठीक है, और कितने लोग भैया सिंगल है। तो आप एक डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हो, हाँ। तो डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये आपका क्वांटिटेटिव स्टडी हो जाएगा। और क्वालिटेटिव स्टडी में क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप सोशल फिनोमिना को समझते हो, ठीक है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करते हो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब देख, हाँ, जैसे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मैंने एक एग्जांपल अभी पीछे दिया था ना, कि ये सपोज कोई मतलब कोई मान लो ट्राइबल ग्रुप्स है, ठीक है, कोई ट्राइबल ग्रुप्स है, और यहाँ आपको भेजा जा रहा है कि आप जाके यहाँ पे
रिसर्च करिए कि इन लोकल लिवलीहुड और रिलीजन पे आप स्टडी कीजिए। हाँ, तो आप यहाँ पे आके खुद रह रहे हो, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हो इनके डेली रिचुअल्स पे या फिर कैसे ये कर रहे हैं, ओके, तो इसको हम बोलेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ठीक, हाँ, आपको समझ में आ गया होगा, ओके। और इसी को बोलते हैं एम्पेरिकल स्टडी, ठीक है, एम्पेरिकल स्टडी, ओके। तो ये बेसिकली क्वालिटेटिव सोशल फिनोमिना वगैरह को पढ़ती है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमिना फ्रॉम पर्सपेक्टिव, फ्रॉम पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, ओके। जैसे कि आप किसी कल्चर्स की स्टडी कर रहे हो, हाँ, जैसे आप देख रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है अपने इंडियन कल्चर पे, ओके, ये सब आपको अगर स्टडी करना है तो आप यहाँ पे क्वालिटेटिव स्टडी करोगे, ओके। अब क्योंकि यार यहाँ पे कोई डेटा का बात नहीं हो रहा है, लेकिन जैसा कि मैंने एग्जांपल बोला, जैसे आपको कुछ सर्वेज वगैरह करना है, सपोज आपको गवर्नमेंट का कुछ पोल वगैरह करना है कि कितने लोगों को ये गवर्नमेंट पसंद है, कितने लोगों को नहीं पसंद है, ठीक है, तो आप एक डेटा में जाओगे, बोलोगे कि इतना परसेंट लोग इस डेटा इस गवर्नमेंट को लाइक करते हैं, इतना परसेंट लोग इस गवर्नमेंट को नहीं लाइक करते, इतना परसेंट लोगों को कोई मतलब नहीं है, ओके। तो जहाँ पे आप डेटा को रिप्रेजेंट करते हो उसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं, ओके। अब जैसे क्वालिटेटिव मेथड्स का, मतलब क्वालिटेटिव का मेथड्स हम देखें तो केस स्टडी, एथनोग्राफी, इंटरव्यू वगैरह, ओके। अब जैसे कि ये ना कभी कभी एग्जांपल्स में पूछ लेता है, ठीक है, कि लाइक केस स्टडी क्या है, ओके, इंटरव्यू क्या है, क्वालिटेटिव स्टडी या क्वांटिटेटिव स्टडी या दोनों है या कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है, और ये सब यार क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्त, ठीक है, इसीलिए इसको मैंने मेंशन किया हुआ है, तो ये सब अच्छे से आप नोट डाउन करते जाओ। अब आगे बात करें क्या क्वांटिटेटिव बेसिकली बेसिकली क्या होता है, तो वही बोल रहा है कि ये मेजरिंग सोशल फिनोमिना यूजिंग न्यूमेरिकल डेटा, ओके, जैसे कि सर्वेज वगैरह हो गया, एक्सपेरिमेंट, स्टैटिकल एनालिसिस वगैरह हो गया, ठीक है। अब अगर एग्जांपल्स देखें क्वालिटेटिव का, ठीक, तो जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो कल्चर प्रैक्टिसेस ऑफ रिमोट कम्युनिटी थ्रू एथनोग्राफी, ओके, एथनोग्राफी वही पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब क्वालिटेटिव की बात करें तो कंडक्टिंग ए सर्वे टू मेजर मेजर पब्लिक ओपिनियन ऑन न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी, ओके, तो जैसा कि मैंने एग्जांपल दिया, तो अभी आई होप आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज क्वालिटेटिव, व्हाट इज क्वांटिटेटिव, उसके अंदर के मैथड्स क्या होते हैं, लाइक सर्वे क्या है, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव है। ऐसा अगर आपको क्वेश्चंस मिले तो भैया जो सर्वे है क्वांटिटेटिव है, ठीक है, आप उसको लाइक ऐसे ही देख के आपको टिक मारना है, ओके। आप कॉमन सेंस यहाँ से मैंने आपको समझाया ना, क्वाली मीन्स क्वालिटी मेजर करेगा, क्वालिटी, ठीक है, और क्वांटिटी, ठीक है, काउंट मीन्स नंबर, ओके, तो आप ऐसे करके याद रखो, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलोगे, ठीक है। केस स्टडी अब ऐसे यहाँ पे मैं बताता हूँ यार, देखो केस स्टडी में हम क्या स्टडी करते हैं, हाँ, बेसिकली एक पर्टिकुलर किसी चीज को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओके, हाँ, आपको कहीं पे जाना है, ये मान लो एक विलेज है, ठीक है, एक विलेज है, हाँ, इस विलेज आप देखोगे कि काफी ये बहुत अच्छा विलेज है जहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह होता है, हाँ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग पे अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप इस विलेज में जाओगे, एज ए केस स्टडी आप इसको उठाओगे, या फिर किसी इंडिविजुअल पे आपको स्टडी करना है, ठीक है, तो भी एज ए केस स्टडी आपका होगा, ओके। तो इसमें नंबर का भैया थोड़ी ना काम है, तो जिसका नंबर का नहीं नहीं काम है उसका क्वालिटेटिव हो गया, सिंपल, जैसे सर्वेज वगैरह इसमें तो नंबर ही रहता है, एक्सपेरिमेंट वगैरह, स्टैटिकल एनालिसिस, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगर नेक्स्ट अपना बात करें टाइप्स ऑफ रिसर्च इन सोशियोलॉजी, ठीक है, ओके, यस, हाँ, फिर से ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ये हमने देखा, ओके। अब हम थोड़ा मेथड्स ऑफ फोकस देखते हैं, ठीक है, मेथड्स की बात करें, इन डेप्थ इंटरव्यू, फोकस ग्रुप इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। इन डेप्थ इंटरव्यू क्या होता है, जैसे कोई आप किसी का इंटरव्यू लेने वाले हो, ओके, मान लो ये कोई है, आप इसका इंटरव्यू लेने वाले हो, तो आप क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस जा रहे हो, आपने पूछा कि लाइक कुछ भी, कि अच्छा ठीक है, तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बताओ, तो ये बोला कि मेरे गर्लफ्रेंड को सोना बहुत पसंद है, ओके, सोना मीन्स स्लीपिंग, ओके, गोल्ड नहीं, हाँ, तो सोना बहुत पसंद है, तो बोलोगे ओके, तो आप उसमें भी क्वेश्चन करोगे कि अच्छा कितने घंटे सोती है, हाँ, ओके, अगर इतना सोती है तो क्या उनको कोई प्रॉब्लम है, हाँ, तो ये बोलेगा, ठीक है, तो ऐसे आप अंदर अंदर डिटेलिंग करोगे, ओके, उसको इन डेप्थ इंटरव्यू बोलेंगे, बेसिकली आप क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चंस के अंदर आप क्वेश्चंस डाल रहे हो, ओके। फोकस ग्रुप क्या होता है भैया, फोकस ग्रुप की मैं बात करूं तो सपोज आप हाँ, आपको रिसर्च करना है तो आप क्या करोगे, ये आपका पर्टिकुलर
क्लास मान लो ये आपके 10th क्लास के बच्चे हो गए, ये 11th क्लास के बच्चे हो गए, ये 12th क्लास के बच्चे होंगे। हाँ, अब आपको कुछ स्टडी करना है, ओके, कुछ भी लाइक आपको मेंस्ट्रुएशन पे कुछ स्टडी करना है, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन पे कुछ स्टडी करना है। तो आप क्या करोगे, इस क्लास के कुछ लोगों को उठा लिए, 3 लोगों को, इस क्लास से 3 लोगों को उठा लिए, इस क्लास के 3 लोगों को उठा दिए, आप सबको एक साथ बैठा दिया, ओके, सबको क्या किया, एक साथ बैठा दिया, और यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है, ओके, उसी को हम बोलते हैं फोकस ग्रुप डिस्कशन, ओके, फोकस ग्रुप उसी को बोलेंगे, ओके। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन मैंने तो बताया अभी, ठीक है। अब इसकी फोकस की बात करें तो गेनिंग डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल प्रोसेस, बिहेवियर और कल्चर, ओके। अब आगे क्वांटिटेटिव की बात करें, इसमें सर्वे, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज आता है, कॉन्टेक्ट एनालिसिस आता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज का मतलब जो लंबे समय तक स्टडी कर चलता है, हाँ, जैसे गवर्नमेंट्स का सर्वे वगैरह, ओके। इसका देखते हैं तो टेस्टिंग थ्योरीज वगैरह, आइडेंटिफाई पैटर्न एंड प्रिडिक्टिंग आउटकम यूजिंग स्टैटिकल डेटा, ओके। अब फिर से देखते हैं क्वालिटेटिव यूज, मतलब बेसिकली ये फिर से एक डिफिनेशन दिया हुआ है, ताकि देखो यार, मैं क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव को इतना आपको इसलिए भाई बता रहा हूँ, हाँ, क्योंकि ये यार अक्सर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, हाँ, और ये कुछ बेसिक है, अगर जब तक ये नहीं आपका क्लियर होगा तब तक आप सोशल रिसर्च अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, ओके। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, उसको यार लिखते जाओ और क्लियर होते जाओ, और एग्जाम्पल्स को जो मैं दे रहा हूँ ना भैया, वो लिखते जाओ, क्योंकि एग्जाम्पल्स ही एक ऐसा चीज होता है जिसमें हम सोशल रिसर्च में मतलब बेसिकली क्या करते हैं, रिलेट कर लेते हैं, ओके। ओके, तो क्वालिटेटिव use non-numerical data and emphasizes understanding complex human behavior in their natural setting, okay. Quantitative involves structured data and statistical analysis to find pattern and generalize findings, okay। तो ये अपना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हो गया, ओके। अब की कंपोनेंट देखते हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च का, कुछ क्या की कंपोनेंट है क्या भैया, कुछ की कंपोनेंट क्या क्या होता है। तो सबसे पहले थ्योरी, हाँ, अब थ्योरी क्या होती है, हाँ, थ्योरी, ओके, थियरी क्या होती है, हाँ, और थियरी बेसिकली ये होती है ना, कि जैसे आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा बचपन में, ओके। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये बेसिकली एक फ्रेमवर्क होता है। क्या होता है भैया, एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो वही बोला है कि प्रोवाइड्स ए फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग सोशल फिनोमेना। और हाइपोथेसिस क्या होता है, देखो हाइपोथेसिस का एक मैं सिंपल सा अगर एग्जांपल, तो फॉर एग्जांपल आप थिएटर में कोई मूवी देखने गए, ठीक है, आप मूवी देखने जा रहे हो, और आपने पहले से प्रेडिक्ट कर लिया है, आ, आपने प्रेडिक्ट, देखो आपने क्या किया, प्रेडिक्ट कर लिया कि इस मूवी में आगे यही होने वाला है, बेसिकली इस मूवी का विलेन या किलर यही होगा, ये, ठीक है, आपने प्रिडिक्ट कर लिया है, ठीक है, आपने एक हाइपोथेसिस बना ली, ठीक है, जो प्रिडिक्शन के बेस पे होता है उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है, जो प्रिडिक्टिंग है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, ओके। अगर वेरिएबल्स की बात करें तो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको मैनिपुलेट और चेंज कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको जो जो इफेक्ट उसका मेजर्स किया जा सकता है, ओके। अब जैसे यहाँ पे भी ये दिया हुआ है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल द कॉज और फैक्टर दैट इज मैनिपुलेटेड, बेसिकली जो मैनिपुलेट किया जा सकता है, ओके, जो चेंज किया जा सकता है, ठीक। और डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका आउटकम स्टडी किया जा सकता है, हाँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ए स्टडी ऑन हाउ इनकम लेवल अफेक्ट एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है, जो इनकम लेवल है आपका वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, आप उसको चेंज करोगे, ओके। जैसे कि आप देखोगे कि हाई क्लास में क्या होता है, लो मिडिल क्लास में क्या होता है, लोअर क्लास में क्या होता है, हाँ। तो ये जो इनकम लेवल है आप चेंज करते जाओगे ना, कि सपोज 1 लाख तो 5 लैक्स, 5 लैक्स टू 10 लैक्स, ये इम्पैक्ट पड़ रहा है एजुकेशन पे, ये इम्पैक्ट पड़ जा रहा है, ठीक है, आप इसको चेंज करोगे, ठीक है, मैनिपुलेट करोगे। लेकिन जो इसका इफेक्ट होगा वो आप देखोगे डिपेंडेंट वेरिएबल पे, ये तो सेम ही रहेगा ना, एजुकेशनल अटेनमेंट, ठीक है। जैसे आप स्टडी कर रहे हो कि आप इसी को तो ऑब्जर्व करोगे कि 1 to 5 लैक्स के बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनके फैमिली का सैलरी इतना है, ठीक है। 5 to 10 लाख वाले बच्चे, हाँ, ये पढ़ रहे हैं छोटे से इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और 10 to 20 लाख के बच्चे जहाँ जिनकी फैमिली इनकम इतना है वो बड़े से इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, ओके। तो ये सब आप बेसिकली पढ़ोगे, हाँ।
तो अब तक हमने बेसिकली क्या क्या देखा, एक बार मैं बता देता हूँ। वैसे मैं रिवीजन जब चैप्टर खत्म होता है तभी मैं बताता हूँ, लेकिन ये सोशल रिसर्च आप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमने सोशियोलॉजी देखा, फिर सोशियोलॉजी एज ए साइंस देखा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव देखा, फिर उसके बाद अच्छे से वो समझा, फिर उसके बाद कंपोनेंट देखे, फिर उसके बाद ओके कंपोनेंट्स वगैरह देखा, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखा। अब आगे हम देखते हैं सबसे अच्छा चीज, द रिसर्च प्रोसेस इन सोशियोलॉजी। ओके, अभी मैं ऐसे बताऊंगा ना कि देखो हर साल, ठीक है, हर साल यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एवरी ईयर्स, ओके एवरी ईयर। ओके, यहाँ से अगर आपने कर लिया तो +4 आपके यहाँ पे पक्का है। ओके पक्का है, अगर ये आपके 8 स्टेप्स आपने समझ लिया तो। हाँ, तो इसमें सबसे पहला स्टेप यही होता है सोशल रिसर्च प्रोसेस का, कि सबसे पहले आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो। ओके, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो तो उसके बाद रिव्यू करते हो, ठीक है, रिव्यू लिटरेचर का करते हो, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हो, फिर उसके बाद आप रिसर्च डिजाइन करते हो। ठीक है, क्या करते हो, रिसर्च डिजाइन। रिसर्च डिजाइन या कुछ नहीं होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, पूरा ओवरऑल एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, ब्लूप्रिंट आपके रिसर्च का, जहाँ पे आप सब कुछ डिस्कस करते हो कि आपका सैंपल कहाँ होने वाला है, सॉरी यूनिवर्स कहाँ होने वाला है, सैंपल कितना लेना है, कहाँ लेना है, कैसे आगे रिसर्च को बढ़ाना है। ओके, तो वही दिया हुआ है कि चूज द अप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड। जैसे फिर उसके बाद डेटा कलेक्शन करने जाओगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर कंक्लूजन लिखोगे और फाइंडिंग्स लिखोगे। ये 8 स्टेप से आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक बार फिर से हम अच्छे से देखते हैं, एक कोई सोशल इश्यूज लेते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको देखना है जेंडर इनइक्वलिटी इन इक्वलिटी इन रिलीजन, जेंडर इनइक्वलिटी इन रिलीजन, ये आपका टॉपिक है जो आपको रिसर्च करना है। ओके, तो बेसिकली ये आपने एक टॉपिक चूज किया, एक सोशल प्रॉब्लम चूज किया, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम, कि आपको ये स्टडी करना है। ओके, तो ये आपका स्टेप फर्स्ट हो गया। ओके, अब सेकेंड स्टेप, अभी ये मत देखना। ओके, अभी ये सब मत देखो, मैं यहाँ पे अच्छे से समझा रहा हूँ। ओके, यहाँ देखो जो मैं लिख रहा हूँ। तो आपका सेकेंड जो स्टेप होगा क्या होगा बेसिकली, हाँ, अब इससे रिलेटेड लिटरेचर को फाइंड आउट करना है, लिटरेचर को, ठीक है, क्योंकि यार लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। हाँ, तो आप सेकंड क्या करोगे, लिटरेचर को फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे भैया, लिटरेचर को फाइंड आउट करोगे। अब भैया जब आपको लिटरेचर भी मिल गया, ठीक है, आप इसके लिए लिटरेचर का रिव्यू भी कर लिए, तो आप क्या करोगे, प्रिडिक्शन करोगे कि आपका जो जेंडर इनइक्वालिटी इन रिलीजन है ऐसा ऐसा होने वाला है। तो आपने क्या बोला, हाइपोथेसिस बनाया अपना अच्छे से, हाइपोथेसिस बनाया। अब हाइपोथेसिस भी आपका बन गया तो आप रिसर्च डिजाइन करोगे, रिसर्च डिजाइन बनाओगे। ओके, जहाँ पे रिसर्च डिजाइन का मतलब यही है कि पूरा ब्लूप्रिंट रहेगा। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो आप एक पैटर्न ड्रॉ करते हो कि मेरा टाइम टेबल ये होने वाला है, मुझे इतने टाइम में इतना पढ़ना है, इतने देर में लंच करना है, इतने देर में डिनर करना है, ठीक है, इतने दिन में इतना टॉपिक कवर करना है, आप वही सब करते हो ना, तो वही सेम है, ठीक है, रिसर्च डिजाइन। ओके, जहाँ पे आप बेसिकली आप ब्लूप्रिंट आपका होने वाला है पूरे रिसर्च का। ओके, तो आपने ये भी कर लिया। अब भैया आप क्या करोगे, अब आप करोगे कलेक्शन ऑफ डेटा। भाई आप फील्ड में जाओगे डेटा कलेक्ट करने, ठीक है, कलेक्ट कर लिया आपने, डेटा भी कलेक्ट कर लिया। हाँ, अब भैया डेटा कलेक्ट करने के बाद क्या होता है, हाँ, इसको एनालाइज करोगे। स्टेप 6 क्या करोगे, एनालाइज करोगे। ठीक, आप एनालाइज भी कर लिया। ओके, तो उसके बाद आप सतवा क्या करोगे भैया, आप कंक्लूजन अपना लिख दोगे, कंक्लूजन लिख दोगे। ठीक, और लास्ट में क्या कर दोगे, अपने फाइंडिंग को प्रेजेंट कर दोगे, प्रेजेंट ऑफ फाइंडिंग। ओके, तो आपको समझ में आया यार? अगर नहीं आया तो ये आप बार बार वीडियोस को रिवाइंड करके देख सकते हो। मैंने एक देखो एग्जांपल्स लेके आपको समझाया, जस्ट एग्जांपल में जाओ। एक बार फिर से मैं फटाक से मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है। हाँ, फिर उसके बाद क्या करना है, फिर आपको रिव्यू करना है, किसका भैया, लिटरेचर का रिव्यू करना है, ठीक है, लिटरेचर रिव्यू करना है, जो भी मटेरियल उस टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक है, जो भी लिटरेचर अवेलेबल है आप उसको रिव्यू करोगे। फिर क्या करोगे, आप हाइपोथेसिस बनाओगे, हाइपोथेसिस भी भैया बना लिया, ठीक है, जो कि आप प्रेडिक्ट किए। फिर उसके बाद रिसर्च डिजाइन आप सेट करोगे, पूरा 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 ब्लूप्रिंट आपका, ठीक है, रिसर्च का। रिसर्च डिजाइन भी भैया हमने कर लिया, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फील्ड में जाओगे, कलेक्शन ऑफ डेटा करोगे, कलेक्शन ऑफ डेटा। चलो डेटा भी हमने कलेक्ट कर लिया। फिर क्या करोगे भैया, डेटा को हम एनालाइज करेंगे। या वेरी गुड, आप एनालाइज किए। अब फिर भैया क्या करोगे, ठीक है, देखो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ लेकिन आप यार
मैंने दो तीसरी बार ये बता रहा हूँ इसलिए थोड़ा तेज जा रहा हूँ, ठीक है। अब डेटा को आपने एनालाइज कर लिया तो आप कंक्लूजन लिखोगे, कंक्लूजन भी भैया लिख लिया, आप क्या करेंगे, अब भैया लास्ट में हम रिपोर्ट कर देंगे, ओके, प्रेजेंट कर देंगे अपनी फाइंडिंग, ओके। तो ये 8 स्टेप्स हैं, ठीक है। आप अभी वीडियो को पॉज करो और 8 स्टेप लिखो, ओके, यही आपका काम है, ठीक। अगर आप नहीं लिख पा रहे हो देन फिर से वीडियो को देखो फिर लिखो, हाँ। ये सब चीजें आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और ये आप देखोगे सीयूईटी के सिलेबस पे मेनली डिस्कस है, या फिर आप कोई भी कम्पिटेटिव लेवल एग्जाम दे दो, है ना, नेट में भी ये सब अभी पूछे जाते हैं, ओके। हाँ, तो ये सब इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। तो अभी यहाँ पे ईच स्टेप को ब्रेक डाउन करते हैं। तो सबसे पहला यही है कि आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम, जहाँ पे आप डिफाइन करते हो कि आपको क्या पढ़ना है, ओके, मतलब क्या स्टडी करना है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है। फिर उसका रिव्यू करोगे लिटरेचर का, जहाँ पे आप देखोगे कि आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी लिटरेचर अवेलेबल है आप उसका रिव्यू करोगे, ओके। फिर उसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाओगे, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर उसके आप क्या करोगे, रिसर्च डिजाइन बनाओगे, जहाँ पे आप मेथड्स को चूज करोगे कि आगे आपको कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करना है। फिर आप क्या करोगे, डेटास को कलेक्ट करोगे फील्ड में जाके, ओके। फिर क्या करोगे, आप एनालाइज करोगे, फिर क्या करोगे, आप कंक्लूजन करोगे, फिर क्या करोगे, आप फाइंडिंग्स को अपने प्रेजेंट करोगे, ठीक है। ये यार थोड़ा इजी था, आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से ये समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बताइए, एक बार हम फिर से इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, ओके। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। आप कोई भी रिसर्च करने जा रहे हो, सोशल रिसर्च करने जा रहे हो, तो इथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये अपन जान लेते हैं कि इथिकल कंसिडरेशन इन सोशल रिसर्च, ओके। तो की इथिकल प्रिंसिपल हम देखते हैं। सबसे पहले तो इन्फॉर्म कंसेंट, हाँ। अब मान लो कहीं आपको स्टडी करना है, हाँ, तो आप यहाँ पे लोगों से पूछ लो क्या मैं ये स्टडी यहाँ पे कर सकता हूँ, तो उनसे एक कंसेंट लेना जरूरी है, ओके। तो फिर उसके बाद यही बोला जा रहा है कि कैसे मतलब ऐसा सपोज आप किसी का डोमेस्टिक वायलेंस पे, डोमेस्टिक वायलेंस ये आपका टॉपिक है, डोमेस्टिक वायलेंस, ठीक है। ये आपका टॉपिक है और आप इसको आपको इस पे रिसर्च करना है, ओके। तो आप तो देखोगे यार कोई ऐसे आपके तुरंत सामने से तो नहीं बोलेगा कि मेरा हस्बैंड मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस करता है, हाँ। तो आपको बहुत केयरफुल होके इस पे काम करना पड़ेगा, हाँ। और जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो उसका डायरेक्ट आप नाम तो नहीं ना यूज कर लोगे कि हाँ ये रीता गीता इन्होंने ऐसा बोला, ठीक है, ऐसा नहीं ना आप करोगे। तो उनका आइडेंटिटी को छिपाना, ठीक है, मतलब आइडेंटिटी को ना रिवील करना, ये भी एक इथिकल होता है कंसिडरेशन, ओके, ओके। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक एग्जांपल है, लेकिन कोई भी आप सोशल रिसर्च करें, किसी भी आइडेंटिटीज हो वहां पे आपको ऐसे लीक नहीं करना होता कि नहीं हम कहीं से सोशल रिसर्च करके आए, डेटा कवर करके आए और अब भी सबका अपना डेटा नाम लेके बता रहे हैं कि इन्होंने ये बोला वो बोला, ठीक है। या अपने दोस्तों को भी नहीं बताना है, किसी को भी नहीं बताना है आपको। बेसिकली आपको अगर पेपर आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे प्सुडोनेम यूज करोगे। प्सुडोनेम इसका मतलब ये होता है कि ऐसे कोई अपने मन से आप नाम बना के यूज कर रहे हो, ओके। और फिर उसके बाद अवॉइडिंग हार्म, ठीक है, जहाँ पे फिजिकल इमोशनल और साइकोलॉजिकल हार्म पार्टिसिपेट को नहीं होना चाहिए, ओके। अब ऐसा नहीं है भैया आप डोमेस्टिक वायलेंस पे पूछ रहे हो तो आप ऐसे क्वेश्चंस मेंशंस की हो जिसपे सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा नहीं लगे, या फिर साइकोलॉजिकली कुछ हार्म हो या इमोशनली कुछ हार्म हो, हाँ। अब ऐसा नहीं कि आप उसके हस्बैंड के सामने ये सब पूछ रहे हो, तब तो आपको डेटा ही नहीं मिलेगा, ओके। फिर उसके बाद इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी, हाँ, रिपोर्टिंग डेटा ट्रूथफुल्ली एंड ट्रांसपेरेंटली, ओके। ये होता है, ठीक है। आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा और इंटीग्रिटी मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, ओके। एक एग्जांपल जैसे मैंने बहुत से ऐसा होता है ना कि अगर हम पहली बार कहीं सोशल रिसर्च करने जाते हैं, कहीं फील्ड पे हम जाते हैं, ठीक है, तो हमें स्टेटस डालने की बहुत मन करता है, ठीक है। तो हम ऐसे फोटो खींच के स्टेटस डाल देते हैं कि हाँ यहाँ हम रिसर्च कर रहे हैं, ये वो ये, हाँ। लेकिन क्या आप सोचते हो कि यहाँ पे कंसेंट लेना कितना जरूरी है। मैं फोटो खींचने को बुरा नहीं कह रहा हूँ, यू कैन क्लिक, लेकिन कंसेंट लेके आप एक बार पूछ लो कि कि क्या सर मैं यहाँ पे फोटो क्लिक करता हूँ, या मैं फोटो क्लिक कर सकता हूँ। अगर सामने वाला परमिशन दे देन यू हैव टू क्लिक, हाँ। अगर नहीं दे रहा है तो अदरवाइज आपको ये सब नहीं करना है, ठीक है। ये भी इथिकल कंसिडरेशन आप में आता है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इथिकल डिलेमा इन फेमस स्टडी सच एज स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट वेयर पार्टिसिपेंट फोर्स साइकोलॉजिकली हार्म्स, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल है, मैंने भी रियल लाइफ से एग्जांपल दिया, ठीक है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं।
फिर उसके बाद कुछ रियल लाइफ वाले एग्जांपल्स देखते हैं सोशोलॉजिकल रिसर्च के हम। हाँ, तो सबसे पहला यही है यार कि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, जैसे कि स्टडी ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज, जेंडर, रेस, क्लास। ओके, एनालाइज कल्चरल ट्रेंड्स एंड नॉर्म्स, जैसा कि मैं बोला कि आप ऐसा देख रहे हो कि वेस्टर्न कल्चर का क्या इन्फ्लुएंस पड़ रहा है अपने इंडियन कल्चर पे। ओके, रिसर्च ऑन पब्लिक हेल्थ इशूज, जैसे इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कोविड-19 इम्पैक्ट, जैसे कि आप देख, कल मैंने बताया था कल वाले लेक्चर्स में कि कैसे कबीर सिंह जैसे मूवीज को देख के लोग, बच्चे जो अभी हैं वो स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कूल बनने के चक्कर में। ओके, कूल, अपन को कूल दिखना है, कूल बनना है। ओके, तो ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये भी सब आप रिसर्च कर सकते हो। ओके, कैसे मास मीडिया इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को। ठीक, तो आगे देखते हैं, जैसे सोशल इनइक्वालिटीज, रिसर्च ऑन डिस्पैरिटी इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, कल्चरल ट्रेंड्स, स्टडी ऑन हाउ टेक्नोलॉजी अफेक्ट कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन, और पब्लिक हेल्थ वगैरह पे आप मतलब इन्वेस्टिगेशंस वगैरह कर सकते हो कि कैसे स्प्रेड ऑफ डिसीज एंड हेल्थ बिहेवियर वगैरह। ठीक है, तो ये कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस थे। ओके, तो ये चैप्टर यार यहीं खत्म होता है, तो एक बार हम फट से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, फटाफट। ओके, तो ये अपना चैप्टर नंबर 5 था, डूइंग डूइंग सोशियोलॉजी एंड रिसर्च मेथड। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने देखा सोशियोलॉजी क्या होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा सोशियोलॉजी एज ए साइंस, जहाँ पे हमने सिस्टमैटिक अप्रोच देखा, एम्पेरिकल एविडेंस देखा, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस देखा। ओके, फिर उसके बाद हमने देखा क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड, डिटेल में हमने पढ़ा। ओके, फिर उसके बाद हमने की कंपोनेंट देखे सोशल रिसर्च के, जहाँ पे थ्योरी वेरिएबल्स वगैरह, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स हमने डिस्कस की। फिर उसके बाद हमने आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखा, द रिसर्च प्रोसेस इन सोशियोलॉजी। ओके, एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, सबसे पहले अपन लोग क्या करेंगे, किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया भैया, तो आगे क्या करोगे, लिटरेचर को आप रिव्यू करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, आप हाइपोथेसिस बनाओगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे आप, हाँ, कि रिसर्च डिजाइन वगैरह सेट करोगे, जहाँ पे आप पूरा रिसर्च का आप देखोगे कहाँ पे आपको स्टडी करना है, कितना सैंपल लेना है, कहाँ पे लेना है, कौन से इस ग्रुप के लोगों पे करना है। ठीक है, आप पूरा एकदम देखोगे। फिर कलेक्शन आप डेटा करोगे, एनालाइज आप डेटा कर रहे हो, फिर उसके बाद आप कंक्लूजन करोगे, लास्ट में आप फाइंडिंग करोगे। ओके, फिर हमने इथिकल गाइडलाइंस को देखा, फिर उसके बाद हमने सोशल रिसर्च के कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देखे। ओके, तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं यार, आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, और भैया बताना है कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। और फिर ये तो आंसर भी है, लेकिन आप इसको एकदम चीटिंग मत करना। ठीक है, अच्छे से देखो और कमेंट में बताओ कि कितना सही है। हाँ, इससे क्या होगा ना कि एक मेरा भी असेसमेंट होगा कि मैंने आपको अराउंड 40 और 50 मिनट्स में आपको मैंने कितना कुछ नया सिखाया। ओके, तो आप कमेंट में बताना, ठीक है, आपका कितना स्कोर है। और यार अभी हर लेक्चर में बताता हूँ यार कि CUET के लिए आप कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए NCERT मस्ट रीड बुक होती है। आपको फाउंडेशन यहाँ पे कवर होगा, और आप देखोगे यार काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ओके, तो ये हो गया। तब भैया क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। ओके, इसका प्राइमरी फोकस क्या है। सबसे पहले द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ये तो भैया साइकोलॉजी होती है ना, ये मैंने बताया था। ओके, या फिर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, तो आपका ये बी हो जाएगा सही। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स सोशियोलॉजी ए साइंटिफिक डिसिप्लिन। ओके, तो डिसिप्लिन। ओके, तो ऑप्शन ए है इट्स फोकस ऑन सुपर नेचुरल फिनोमिना, ऑप्शन बी है इट इज बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड एजप्शन। नहीं भैया, ये भी गलत। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। और ऑप्शन सी है इट रिलाइज ऑन सिस्टमैटिक एंड एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन। ओके, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ओके, और फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप देखोगे, विच रिसर्च मेथड इज मोस्ट कॉमनली यूजिंग क्वालिटेटिव रिसर्च। ओके, क्वालिटेटिव रिसर्च में, सॉरी, क्वांटिटेटिव रिसर्च में कौन सा मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, ये आपका सर्वे हो गया। ओके, सर्वे। ओके, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है। ओके, आप भैया पूछ ही लिया हो तो आप कमेंट में बताना कि क्वालिटेटिव के लिए क्या होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए कौन सा कॉमनली यूज होता है। ठीक है, आप बताना। ठीक है, तो आगे देखते हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ हाइपोथेसिस इन सोशियोलॉजिकल रिसर्च। हाइपोथेसिस का क्या पर्पज होता है। हाँ, टू कलेक्ट डेटा फ्रॉम पार्टिसिपेंट, नहीं भैया। टू प्रोवाइड समरी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग, नहीं। टू मेक टेस्टेबल प्रेडिक्शन अबाउट रिलेशनशिप
बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, यस। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इथिकल प्रिंसिपल इन सोशोलॉजिकल रिसर्च? ओके, ऑप्शन है इन्फॉर्म्ड कंसेंट, नहीं भैया, ठीक है। क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एथिकल, ठीक है, ये नॉट है, ओके। इन्फॉर्म कंसेंट, ऑफकोर्स आप कंसेंट लेके हो, और एक आइडेंटिटी को भी आप रिवील नहीं करते, ओके। और क्या है, मैनिपुलेटिंग डेटा टू फिट द हाइपोथेसिस, ये भैया गलत हो जाएगा, ये आप नहीं कर सकते, ओके। अवॉइडिंग पार्टिसिपेंट, ये भी सही है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ओके। तो इन सोशोलॉजिकल रिसर्च व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या है? द वेरिएबल दैट इज मैनिपुलेटेड टू ऑब्जर्व इट्स इफेक्ट, ऑफ कोर्स ऑप्शन ए सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, विच टाइप ऑफ रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स द रिसर्चर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द ग्रुप बीइंग स्टडीज? ऑप्शन ए नॉन पार्टिसिपेंट, नहीं भैया तो उल्टा हो गया ना, सेकेंडरी एनालिसिस नहीं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ कोर्स। विच स्टेप इन द रिसर्च प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिव्यूइंग व्हाट इज ऑलरेडी हैज बीन स्टडीज ऑफ द टॉपिक, ठीक है, तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर ही होगा यार, रिव्यूइंग द लिटरेचर, ऑप्शन बी, ओके। और क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट मतलब क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में बेसिकली डिफरेंस पूछा हुआ है। तो ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिसर्च फोकस ऑन न्यूमेरिकल, ये तो है तुरंत गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी क्वालिटेटिव रिसर्च इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, while quantitative research rely on statistical, या सही है ऑप्शन बी, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाई इज इथिक्स इंपॉर्टेंट इन सोशोलॉजिकल रिसर्च? ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन है टू मेक रिसर्च प्रोसेस फास्टर, नहीं भैया, टू प्रोटेक्ट द राइट एंड वेलबींग ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट, ऑफ कोर्स, ठीक है, ओके। तो ये आपके 10 एमसीक्यूज थे, आगे तो नहीं है, ओके, हाँ आगे नहीं, तो आपके ये 10 एमसीक्यूज थे, आपको बताना है कि कमेंट में कि आपके कितना सही है, ठीक है, ताकि मैं असेसमेंट कर सकूं यार कितने देर में मैंने आपको क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, ओके। तो यार इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है दोस्तों, अपन लोगों ने एक बुक खत्म कर दी है क्लास 11th की एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 11th की एनसीईआरटी का जो फर्स्ट बुक है, ठीक है, वो हमने खत्म कर दी है। कल से हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है, फिर इसके बाद हम 11th की खत्म होने के बाद 12th की एनसीईआरटी कवर करेंगे, और साथ में सीयूईटी का मेन सिलेबस भी कल से हम डिस्कस करने वाले हैं, सैटरडे और संडे, आपको शेड्यूल पता है। तो अगर आप यार, देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार नोट्स बनाते चलो, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पीपीटी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे लिंक है वहां पे मैं दे दे रहा हूँ। और साथ में यार एक चीज मैं और आपको इस लेक्चर से बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आप सीयूईटी का प्रिपरेशन कर रहे हो यूजी के लिए या फिर पीजी के लिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको वहाँ पे अगर कोई कुछ भी आपको कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हो, ओके। और साथ में आपको सारे शेड्यूल्स और नोट्स वगैरह वहीं पे मिलेंगे, ओके। और मुझे भी पता होना चाहिए यार कि एक्चुअली ये चैनल अभी नया है मेरा, हाँ, तो मुझे भी पता होना चाहिए कि यार कितने बच्चे डेली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, कितने बच्चे नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो अगर यार मुझे क्या, अगर यार 10 to 12 बच्चे भी हो गए, ठीक है, या फिर 5 बच्चे ही हैं जो डेली लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आप ही भैया टेलीग्राम पे आ जाओ, ठीक है। मुझे बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो मुझे टीचिंग का शौक है, ठीक है, मुझे यार पढ़ाने में मजा आता है, ठीक है, तो जितने भी बच्चे रहेंगे हम लोग साथ में अच्छे से पढ़ेंगे, ओके। और हर एक चीज डिस्कस करके करेंगे, और सीयूईटी एग्जाम को फोड़ेंगे अच्छे से मेहनत करके, ओके। तो आज का यहीं तक, अच्छे से खाते पीजिए पीते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, ओके। कोई प्रॉब्लम होने से बताओ, तब तक के लिए बाय, ठीक, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।